आसमान में बिजली कड़क रही थी और बादल की तेज गरज दिल को दहला रही थी। वो एक तूफानी रात थी। अनीता की आंख खुली तो उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी का हर लम्हा एक उलझा हुआ सपना बन चुका है। वह बिस्तर पर उठकर बैठ गई। उसका हाथ अपने पेट पर चला गया, जहां कभी उसने एक बच्चे की धड़कन महसूस करने के सपने देखे थे, मगर अब वहां सिर्फ खालीपन था। बाहर का तूफान उसके अंदर जलती हुई पीड़ा जैसा लग रहा था। वह उठी और खिड़की के पास चली गई। बारिश की बूंदें शीशे पर टकरा रही थीं, बिल्कुल उसकी आंखों से बहते आंसुओं की तरह। मुझे बस एक मौका मिल जाए, एक छोटी सी उम्मीद, उसने धीमी आवाज में खुद से कहा। और उसी पल उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर एक जॉब का विज्ञापन चमक रहा था जो उसकी किस्मत बदल सकता था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। यह उसका मौका था, एक नई शुरुआत, एक नई जिंदगी। जैसे ही उसने फोन देखा, बाहर का तूफान थम गया। सुबह की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ी। आज अनीता का इंटरव्यू था। उस कंपनी का जॉब एड उसने एक ऑनलाइन साइट पर देखा था। कंपनी बहुत बड़ी थी और उसे खुद भी भरोसा नहीं था कि उसका सिलेक्शन होगा। बड़ी बड़ी कंपनियों में तो कितने ही लोग नौकरी के इंतजार में रहते हैं। यह तो अनीता की किस्मत थी कि अप्लाई करते ही उसे इंटरव्यू की कॉल आ गई थी। उस वक्त अनीता एक आलीशान ऑफिस के वेटिंग एरिया में बैठी हुई थी। वह बार बार अपने डॉक्यूमेंट्स देख रही थी और साथ ही आसपास बैठे लोगों को भी नजर भरकर देख रही थी। उस ऑफिस में एक से बढ़कर एक लड़कियां इंटरव्यू के लिए आई हुई थीं। यह देश की जानी मानी कंपनियों में से एक थी जहां नौकरी मिलना अनीता के लिए बहुत बड़ी बात थी। आसपास बैठी लड़कियों ने जरूरत से ज्यादा मेकअप किया हुआ था, जैसे किसी पार्टी में जा रही हो। उसने एक लड़की को कहते सुना कि सुना है, इस कंपनी का मालिक शेखर कुमार बहुत रौबदार इंसान है, मगर स्वभाव से थोड़ा घमंडी भी है। करीब आधे घंटे से वह लड़कियों की बातें सुन रही थी और हर बात में बस शेखर कुमार का ही जिक्र था। अनीता को उन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह तो बस अपने माँ बाप के लिए कुछ करना चाहती थी और खुद को मजबूत बनाना चाहती थी। काफी देर बैठने के बाद उसे तेज प्यास लगी तो उसने रिसेप्शन से पानी के बारे में पूछा और वाटर डिफेंसर के पास रखी कुर्सी पर जाकर बैठ गई। वह पानी पी ही रही थी कि उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। न चाहते हुए भी वह उस आवाज की तरफ खिंचती चली गई। पास के एक ही कमरे में एक उम्रदराज औरत एक बच्चे को गोद में लिए थी जो लगातार रो रहा था। अनीता ने उससे पूछा कि बच्चा क्यों रो रहा है। उस औरत ने कहा कि पता नहीं, बहुत देर से रो रहा है। अनीता को हैरानी हुई और उसने कहा कि आपका बच्चा है और आपको ही नहीं पता। उस औरत ने जवाब दिया, नहीं बिटिया, यह मेरा बच्चा नहीं है, मैं इसकी आया हूँ। कुछ दिन पहले ही यहाँ काम पर लगी हूँ। अनीता से रहा नहीं गया। उसने बच्चे को उनके हाथों से लेकर अपनी गोद में ले लिया। जैसे ही उसने बच्चे को सीने से लगाया, वह पल भर में शांत हो गया। अनीता ने बच्चे को अपने गले से लगा लिया और आंखें बंद कर ली। एक अजीब सा सुकून उसे घेरने लगा। एक बच्चे की कमी ने ही तो उसकी जिंदगी तोड़ दी थी और उसी के साथ उसका रिश्ता भी बिखर गया था। एक हादसे में वह अपने बच्चे को खो चुकी थी। दोबारा पेट से होना भी अब उसके लिए मुमकिन नहीं है। और उसी के बाद उसका विवाह भी टूट गया था। उसके अंदर दर्द का सैलाब था जो कम होने का नाम ही नहीं लेता था। वह मन ही मन सोचने लगी, मैं एक बच्चे के लिए तड़पती रही और ये बच्चा आया की गोद में छोड़ रखा गया है। वह काफी देर तक उस बच्चे को गोद में लिए बैठी रही। जब बच्चा गहरी नींद में चला गया तो अनीता ने उसे शॉल में अच्छे से लपेटा और वापस उस औरत को सौंप दिया। ठंड का मौसम है, इसीलिए थोड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। बच्चों की हड्डियां नाजुक होती हैं, रोज इनकी मालिश किया करें। अनीता ऐसे बोल रही थी जैसे वह बच्चा पालना जानती हो। उस उम्रदराज औरत ने उस लड़की का शुक्रिया अदा किया जो मुश्किल से 25-26 साल की होगी, मगर बातें उम्र से
कहीं ज्यादा समझदारी वाली कर रही थी। दूसरी तरफ उसी कमरे में लगे सीसीटीवी कैमरे के जरिए शेखर कुमार की नजरें स्क्रीन पर टिकी हुई थी। वह अनीता को बहुत ध्यान से देख रहे थे। उसी पल उसके दिमाग में शांति जी की कई बातें गूंजने लगी, जब वह उन्हें शादी के लिए मजबूर करते हुए कहती थी कि इस दुनिया में अच्छे लोग आज भी मौजूद हैं और कोई ऐसी भी हो सकती है जो युवराज को मां से बढ़कर प्यार दे। कुछ ही पलों में शेखर कुमार ने एक फैसला कर लिया, अपने बेटे के भविष्य का फैसला, बिना यह सोचे कि इस फैसले में किसी और की जिंदगी भी जुड़ने वाली है। वेटिंग एरिया में लौटने के करीब 10 मिनट बाद अनीता को ऑफिस में बुलाया गया। मिस अनीता वर्मा, आप अंदर जा सकती हैं, किसी लड़की ने कहा तो वह अपना बैग संभालते हुए दरवाजा खटखटाकर अंदर पहुंची। उसकी फाइल पहले ही अंदर जा चुकी थी। सामने जो शख्स बैठा था वह कुर्सी पीठ की तरफ घुमाए बैठा था और उसके हाथ में अनीता की ही फाइल थी, जिसे वह ध्यान से पढ़ रहा था। नमस्ते, अनीता ने धीमी आवाज में कहा तो सामने से भारी और रौबदार आवाज आई, बैठिए। वह अंदर ही अंदर घबराने लगी क्योंकि सामने बैठा शख्स लगातार खामोश था। थोड़ी देर बाद कुर्सी घूमी और अनीता की नजर उस आदमी के चेहरे पर पड़ी। घने भूरे बाल, उसी रंग की दाढ़ी और मूछें साफ और गोरे चेहरे पर बेहद सलीके से जमी हुई थी। उसकी गंभीर आंखें और घनी पलकें उसके चेहरे को और भी प्रभावशाली बना रही थीं। एक पल के लिए अनीता चौंक गई। वह बिल्कुल किसी कहानी के राजकुमार जैसा लग रहा था, जैसा हर लड़की सपनों में देखती है, मगर वह अनीता थी जो अपने जज्बातों पर काबू रखना जानती थी। उसने तुरंत नजरें झुका ली और अपनी फाइल की तरफ देखने लगी। गेहुआ रंग, नपे तुले नक्श और वह संजीदा चेहरा, सामने बैठे शख्स की बड़ी बड़ी काले रंग की आंखें उसे थोड़ा घबरा रही थीं। शेखर कुमार उसकी झुकी नजरों का मतलब समझते हुए बोले, तो मिस अनीता वर्मा, आपकी क्वालिफिकेशन इस जॉब के लिए कम है, जबकि इस पोस्ट की डिमांड काफी ज्यादा है, इसीलिए हम आपको यह नौकरी नहीं दे सकते। सामने बैठे रौबदार इंसान की बात सुनकर अनीता ने कोई जवाब नहीं दिया और अपनी फाइल उठाने के लिए हाथ बढ़ा दिया। उसकी नजरें अब भी नीचे थीं। तभी शेखर कुमार बोले, लेकिन मेरे पास आपके लिए एक और नौकरी है। अनीता को समझ नहीं आया कि वह किस नौकरी की बात कर रहे हैं। उसने संयम से कहा, मुझे लगता है यहाँ और भी लोग इंटरव्यू के लिए बैठे हैं और मुझे अब जाना चाहिए। जैसे ही वह मुड़ी, शेखर कुमार ने मजबूत लहजे में कहा, मिस अनीता, इंटरव्यू अभी खत्म नहीं हुआ है। इंटरव्यू मेरे मैनेजर ले रहे हैं, जबकि मैं शेखर कुमार इस कंपनी का मालिक हूँ। मैं आमतौर पर इंटरव्यू का हिस्सा नहीं होता। उनके शांत मगर ठोस लहजे ने अनीता को रोक दिया। उसने पलटकर कहा, तो फिर मैं पूछ सकती हूँ कि मुझे इंटरव्यू रूम में ले जाने की बजाय यहाँ क्यों बुलाया गया है और आप किस नौकरी की बात कर रहे हैं? शेखर कुमार ने सीधे कहा, आपके लिए एक लाइफ टाइम जॉब है। अनीता चौंकी, इसका क्या मतलब हुआ? तभी उन्होंने बिना घुमाए कहा, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? मिस अनीता। यह सुनते ही अनीता एकदम खड़ी हो गई। क्या यह कैसा सवाल है? आपका दिमाग ठीक है? वह गुस्से में पलटने लगी। शेखर कुमार ने ठंडे मगर सख्त लहजे में कहा, मेरी बात पूरी सुन लीजिए, शायद इसमें आपका ही फायदा हो। और हाँ, यह ऑफर सिर्फ आज इसी वक्त तक के लिए है। कोई भी फैसला लेने से पहले सोच लीजिए। अनीता ने उसकी तरफ देखा तो उसने गंभीरता से कहा, मुझे शादी इसलिए करनी है क्योंकि मेरे बेटे को पालने वाला कोई नहीं है। अगर आप हाँ करती हैं तो हमारे बीच एक लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसमें दुनिया के सामने आप मेरी पत्नी होंगी, मगर सच्चाई यह होगी कि आपका और मेरा आपस में कोई निजी रिश्ता नहीं होगा। आपको हर महीने तय सैलरी मिलेगी, आपकी हर जरूरत पूरी की जाएगी और रहने के लिए आपको एक आलीशान जिंदगी दी जाएगी। अनीता बस उसका चेहरा देखती रह गई कि वह कितनी आसानी से यह सब कह रहा है। उसे उसकी बातों में कोई इंसानियत नहीं दिखी। उसने साफ शब्दों में कहा, मुझे आपकी इस ऑफर में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। मैं अभी इसी वक्त यह ऑफर ठुकराती हूँ। अनीता की बात सुनकर शेखर कुमार ने गुस्से में अपने होंठ भींच लिए, क्योंकि यह पहली बार था जब किसी ने उसकी बात को सीधा मना किया था।
वह सख्त लहजे में बोला, इसके बदले में मैं आपको मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ, फिर भी आप इनकार कर रही हैं। यह अजीब बात है। अनीता ने ठंडे लेकिन साफ लहजे में कहा, अगर आप आया बनने की बात करते तो शायद मैं सोचती, मगर शादी कभी नहीं। शेखर कुमार ने कहा, मुझे आया नहीं, मेरे बेटे के लिए माँ चाहिए। इस कॉन्ट्रैक्ट पर गौर कीजिए, साथ में आपको मुंह मांगी कीमत भी मिलेगी। अनीता ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे मुंह मांगी कीमत नहीं चाहिए। अगर आपको अपने बच्चे के लिए आया चाहिए तो मैं उसके लिए तैयार हूँ, मगर मैं किसी भी हालत में शादी नहीं करूंगी। इतना कहकर वह अपना बैग संभालते हुए वहां से निकल गई। शेखर कुमार गुस्से से भरा वहीं बैठा रह गया। उसे हमेशा से हाँ सुनने की आदत थी, मगर उसने एक बार भी यह नहीं सोचा कि जिसे वह अपने बेटे की जिंदगी में लाना चाहता है, उसकी अपनी जिंदगी भी तो इसमें शामिल है। वह मन ही मन बुदबुदाया, तुम जो मर्जी कर लो, मेरी जिंदगी में शामिल तो तुम्हें होना ही पड़ेगा। ये फैसला मैं कर चुका हूँ। इतना सोचकर उसने अपने मैनेजर को फोन किया और कुछ सख्त निर्देश देने लगा। अनीता जब घर पहुंची तो उसके माँ बाप अपने कमरे में थे, इसीलिए वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उसे बार बार शेखर कुमार पर गुस्सा आ रहा था। वह होता कौन है मेरी जिंदगी का फैसला करने वाला? फिर उसके दिमाग में उस बच्चे का चेहरा आ गया। वह आया के पास कैसे रहेगा? वह तो उसे ठीक से संभाल भी नहीं पा रही थी। उसने खुद से कहा, मुझे क्या, वह मेरा बेटा थोड़ी है, मैं क्यों किसी और की औलाद की फिक्र करूं? मगर फिर सोचने लगी, वह तो एक मासूम बच्चा है, कितना प्यारा और नन्हा। उसका पिता चाहे जितना अकड़ू हो, इसमें उस बच्चे का क्या कसूर? लेकिन मैं ऐसे इंसान के साथ जिंदगी कैसे गुजार सकती हूँ जिससे मेरा कोई रिश्ता ही नहीं होगा? सिर्फ नाम के सहारे पूरी उम्र कैसे काटूं? इससे तो अच्छा है कि मैं अकेली ही अपनी जिंदगी जी लूं। अनीता अपने कमरे में इधर उधर टहलते हुए लगातार शेखर कुमार और उसके बेटे युवराज के बारे में सोचती रही। इस बात को 1 हफ्ते से ज्यादा हो चुका था। उसके बाद अनीता ने जहाँ जहाँ नौकरी के लिए अप्लाई किया, वहाँ से उसे सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। यह सब शेखर कुमार की ही मेहरबानी का नतीजा था। यह बात वह समझ चुकी थी और इसी वजह से उसके मन में उसके लिए नाराजगी और बढ़ गई थी। 1 महीना गुजर गया, मगर जब अनीता को कहीं नौकरी नहीं मिली तो काव्या भाभी ने अपने भाई के रिश्ते की बात छेड़ दी। यह सुनकर उसके माँ बाप परेशान हो गए, क्योंकि काव्या भाभी का भाई बहुत बिगड़ा हुआ था और उसकी पहली पत्नी उसकी मारपीट से तंग आकर उसे छोड़ चुकी थी। अब वह उसी घर में रहने लगा था। यह सब सोचकर अनीता का मन और भी भारी हो गया। वह नम आंखों से सामने डूबते सूरज को देख रही थी। तभी उसके मोबाइल की घंटी बज उठी। अनजान नंबर देखकर उसने पहले कॉल ना उठाने का सोचा, फिर कुछ पल रुककर कॉल रिसीव कर ली। सामने से एक लड़की की आवाज आई, क्या मैं मिस अनीता वर्मा से बात कर रही हूँ? अनीता ने धीमी आवाज में जवाब दिया, जी मैं ही अनीता बोल रही हूँ। आप कौन? दूसरी तरफ से आवाज आई, जी मैं कुमार एंटरप्राइजेज से बोल रही हूँ। हमारे बॉस शेखर कुमार आपसे जानना चाहते हैं कि आपने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्या फैसला लिया है। आपने उस दिन साफ तौर पर हाँ या ना में जवाब नहीं दिया था। अनीता ने कुछ पल मोबाइल को हाथ में लेकर देखा। अभी वह उस लड़की को खरी खोटी सुनाने ही वाली थी कि अचानक उसे अपने माँ बाप की बातें याद आ गईं। उसने खुद को संभालते हुए कहा, ठीक है, आप उनसे कह दीजिए कि मैं कल आकर उनसे बात करूंगी। इतना कहकर उसने बिना कुछ और सुने कॉल काट दी। उधर अनीता के इस जवाब से शेखर कुमार एक बार फिर आपे से बाहर हो गया। यह मामूली सी लड़की खुद को समझती क्या है, मुझे एटीट्यूड दिखा रही है, मुझे शेखर कुमार को। वह गुस्से में बड़बड़ाता रहा। अगर उस वक्त अनीता उसके सामने होती तो शायद उसका गुस्सा लावे की तरह उस पर फूट पड़ता। उन दिनों शेखर कुमार ने युवराज के लिए एक कायदे की मेट रखने के लिए कई इंटरव्यू लिए थे, मगर अनीता जैसी युवराज से दिल से जुड़ने वाली लड़की उसे कहीं नहीं मिली। जो भी लड़की आती थी वह उसे तुरंत रिजेक्ट कर देता। हर कोई इस काम को सिर्फ एक नौकरी की तरह देख रहा था, जबकि वह ऐसा नहीं चाहता था। वह चाहता था कि कोई अनीता जैसी हो,
क्योंकि अनीता के व्यवहार में उसने वह लगाव और लाड़ महसूस किया था जो उसके बेटे के लिए सबसे ज्यादा जरूरी था। आखिरकार मजबूर होकर उसने अपनी पीए से फिर से अनीता को कॉल करने के लिए कहा, क्योंकि कंपनी में अप्लाई करते वक्त अनीता ने अपना नंबर दिया था। मगर उसका जवाब सुनकर शेखर कुमार खुद को ही कोसने लगा कि वह क्यों एक लड़की के आगे इतना झुक रहा है। अगले दिन अनीता शेखर कुमार के ऑफिस पहुंची तो शेखर कुमार उसे सिर से पांव तक गौर से देखने लगा। तो मिस अनीता वर्मा, आपने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्या सोचा? उसने बिना उसकी तरफ देखे हुए कहा। मुझे लगता है आपका जवाब हाँ ही होगा, क्योंकि ऐसी ऑफर आपको दोबारा कभी नहीं मिलेगी। शेखर कुमार की बात सुनकर अनीता ने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। मुझे आपको कुछ बताना है। जी कहिए। अब शेखर कुमार पूरी तवज्जो से उसकी तरफ देख रहा था। मैं तलाकशुदा हूँ और मेरे तलाक की वजह। अनीता अभी आगे कुछ कहती उससे पहले ही शेखर कुमार ने उसे बीच में रोक दिया। मुझे ना तो आपके अतीत में कोई दिलचस्पी है और ना ही आपकी निजी जिंदगी में। मैंने आपको सिर्फ हाँ या ना कहने के लिए बुलाया है। मुझे सीधा जवाब चाहिए। उसके दो टूक अंदाज ने अनीता को और सतर्क कर दिया। अनीता ने खुद को संभालते हुए कहा, मेरी कुछ शर्तें हैं। अगर आप उन्हें मानते हैं तो मेरी तरफ से हाँ होगी, और अगर आपको उन पर ऐतराज है तो मेरी तरफ से इसे ना ही समझिएगा। इस रिश्ते और शेखर कुमार के नाम की अहमियत अनीता अच्छे से समझती थी, मगर वह यह बात उसे जताना नहीं चाहती थी। बहुत मुश्किल से वह अपने लहजे को काबू में रखकर बात कर रही थी, क्योंकि आम तौर पर वह अजनबियों के सामने इतनी खुलकर नहीं बोलती थी। मगर अब यह उसकी पूरी जिंदगी का सवाल था, इसीलिए उसे हिम्मत दिखानी ही थी। शेखर कुमार ने कहा, आपको एक आलीशान जिंदगी मिल रही है, हर तरह की शानो शौकत मिलेगी। इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? अनीता ने साफ और सधे हुए शब्दों में जवाब दिया, मुझे आपकी खैरात की शानो शौकत या आलीशान जिंदगी की कभी चाह नहीं रही। यह मेरी जिंदगी का फैसला है। अनीता ने बिना किसी झिझक के शेखर कुमार को साफ बता दिया था कि वह अपनी शर्तों के बिना युवराज की जिम्मेदारी नहीं संभालेगी। ठीक है, बताइए आपकी शर्तें। अगर मुझे ठीक लगी तो ही मैं मानूंगा। शेखर कुमार ने अगले शब्दों पर जोर देते हुए कहा। अनीता ने बिना हिचक अपनी बात रखी। सबसे पहली बात, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी जिंदगी में दखल ना दूं, तो यही उम्मीद आप मुझसे भी रखेंगे। अगर मुझे आपके मामलों में बोलने का हक नहीं होगा तो आप भी मेरे मामलों से दूर रहेंगे। अगर आपका मुझ पर कोई अधिकार नहीं होगा तो मैं भी आप पर कभी कोई अधिकार नहीं जताऊंगी। और सबसे जरूरी बात, इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आप और मैं दोनों में से कोई भी किसी को कुछ नहीं बताएगा। यह बात हमेशा सिर्फ हमारे बीच ही रहेगी। और आखिरी बात, मैं एक इज्जतदार घर की लड़की हूँ, और जैसे एक इज्जतदार लड़की की शादी होती है वैसे ही मेरी शादी और विदाई भी मेरे मायके से ही होगी। इसके लिए आप अपने माता पिता को मेरे घर लेकर आएंगे। अनीता ने अपनी सारी शर्तें शेखर कुमार के सामने रख दी। शेखर कुमार के चेहरे पर हल्की सी तंज भरी मुस्कान आ गई। आपको लगता है कि मैं आपकी ये शर्तें मान लूंगा? अनीता ने पूरे भरोसे से कहा, बिल्कुल, क्योंकि मैंने कोई गलत या नाजायज मांग नहीं की है। शेखर कुमार को भी उसकी बातें गलत नहीं लगी। अपने बेटे के लिए वह इतना तो कर ही सकता था। उसने कुछ पल सोचा और फिर कहा, ठीक है, आज शाम मैं अपने घर वालों के साथ आपके घर आऊंगा और कुछ ही दिनों में हमारी शादी होगी और मेरे घर आते ही आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगी। शेखर कुमार ने अपनी बात पूरी की। अनीता ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है। उसने शेखर कुमार को अपने घर का पता दे दिया। जाते जाते वह बोली, मुझे यकीन है आप कभी इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। यह कहकर अनीता ऑफिस से चली गई और शेखर कुमार वहीं अपनी सोचों में डूबा रह गया। क्या एक बाप होना किसी आदमी को कमजोर बना देता है? वह सोचने लगा कि उसने अनीता की हर शर्त क्यों मान ली। अगले दिन शेखर कुमार अपने घर वालों के साथ अनीता के घर पहुंचा।
अनीता ने पहले ही अपने घर में सबको शेखर कुमार के बारे में बता दिया था, बस कॉन्ट्रैक्ट वाली बात छुपाई थी। उसने यह भी बताया था कि शेखर कुमार अपने बेटे के लिए शादी करना चाहता है। दोनों परिवारों के बीच बातचीत हुई और सभी काफी हद तक संतुष्ट नजर आए। शांति जी को अनीता के घर वाले बहुत अच्छे लगे और अनीता को भी शांति जी और अमरजीत साहब का स्वभाव भा गया। शेखर कुमार सबसे बहुत सम्मान से मिला। कविता जी अपनी बेटी के लिए इतना अच्छा रिश्ता आने पर बेहद खुश थी। असली बात अमरजीत साहब ने रखी। राकेश जी, हम चाहते हैं कि बच्चों की शादी जल्दी ही कर दी जाए। राकेश जी थोड़ा चौंके और बोले, यह कैसे मुमकिन है? आप आज रिश्ता लेकर आए हैं और जल्द शादी की बात कर रहे हैं। अमरजीत साहब ने समझाते हुए कहा, दरअसल शेखर कुमार को कुछ दिनों में बिजनेस टूर पर जाना है और यह साफ नहीं है कि वहाँ कितना समय लग जाएगा। युवराज बहुत छोटा है और उसे एक माँ की जरूरत है, इसी वजह से हम जल्दी करना चाहते हैं। राकेश जी ने कुछ देर सोचा, फिर अनीता के लिए आए दूसरे रिश्ते को याद किया और घबरा गए। वो लड़का तो आवारा है। इस तरह जल्द ही अनीता और शेखर कुमार की शादी सादगी के साथ कर दी गई। अनीता विदा होकर शेखर कुमार के घर आई तो शेखर कुमार की नजरें उसी पर टिकी हुई थी। वह देखना चाहता था कि अनीता उस महलनुमा घर को किस नज़र से देखती है, मगर उसकी उम्मीद के बिल्कुल उलट अनीता ने घर को नज़र भरकर भी नहीं देखा। उसकी नजरें सीधे युवराज पर टिक गईं। वह छोटा सा बच्चा किसी औरत की गोद में था। अनीता ने प्यार भरी नजरों से युवराज को देखा तो शांति जी ने मेड को इशारा किया कि बच्चे को अनीता को दे दे। मेड ने सिर हिलाकर आदेश पूरा किया और युवराज को अनीता की गोद में दे दिया। अनीता ने युवराज को गोद में लेते ही उसे गले से लगा लिया और प्यार करने लगी। शेखर कुमार ने सब पर एक नजर डाली और बिना कुछ कहे अपने कमरे में चला गया। कुछ देर बाद शांति जी ने नौकरानी से कहकर अनीता को शेखर कुमार के कमरे की तरफ भेज दिया। नौकरानी ने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से इजाजत मिलते ही वह अनीता को लेकर कमरे में दाखिल हुई। नीतू, इसे युवराज के कमरे में ले जाओ, शेखर कुमार ने कहा तो उसी वक्त शांति जी अंदर आईं और तेज नजरों से उसे देखा। फिर नौकरानी को बाहर भेजकर शेखर कुमार की तरफ मुड़ी। अनीता तुम्हारी पत्नी है, इस रिश्ते के हिसाब से वह तुम्हारे कमरे में ही रहेगी। यह अलग बात है कि तुम्हारे जाने के बाद वह युवराज के कमरे में शिफ्ट हो जाएगी, मगर अभी वह यहीं रहेगी, शांति जी ने दो टूक शब्दों में कहा। शेखर कुमार ने सख्त लहजे में जवाब दिया, माँ, आपको पता है मैंने यह शादी क्यों की है और इस बात को लेकर आप मुझ पर किसी भी तरह का दबाव नहीं बना सकती। शांति जी ने कहा, शादी कोई खेल नहीं होती। इस पर शेखर कुमार बोला, यह शादी मेरे लिए एक मजबूरी से ज्यादा कुछ नहीं है। मगर शांति जी कहाँ मानने वाली थी। वह अनीता को वहीं रहने का कहकर कमरे से बाहर चली गई। अनीता वहीं खड़ी रह गई। शांति जी के जाते ही शेखर कुमार ने गुस्से से अनीता से कहा, अब तुम वहीं खड़ी रहोगी क्या? जाकर सोफे पर बैठो। अनीता बिना कुछ कहे कमरे में रखे 3 सीटर सोफे पर जाकर बैठ गई। शेखर कुमार ने एक नज़र अनीता पर डाली। सुनहरे रंग की घेरदार लंबी साड़ी, उस पर गहरे लाल रंग का दुपट्टा, कानों में छोटे लेकिन खुशबूदार झुमके, हल्का सा मेकअप। वह सोफे पर शांत बैठी हुई थी। शेखर कुमार ने उसके सामने कॉन्ट्रैक्ट के कागज रख दिए। मैंने आपकी सारी शर्तें मानी हैं, अब आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाइए। इस बार उसका लहजा थोड़ा नरम था। अनीता ने बिना कुछ बोले कागजों पर साइन कर दिए। कागज उठाकर शेखर कुमार कमरे से लगे स्टडी रूम में चला गया, जबकि अनीता वहीं बैठी रही। करीब 2 घंटे बाद जब शेखर कुमार वापस कमरे में आया तो देखा अनीता उसी तरह सोफे पर बैठी थी जैसे वह छोड़कर गया था। शेखर कुमार कुछ कहता उससे पहले ही अनीता ने घड़ी देखकर कहा, इस वक्त तक आपके घर वाले सो चुके होंगे। आप मुझे युवराज का कमरा दिखा दीजिए। कौन सा है? मैं वहीं जाना चाहती हूँ। अनीता का यह सदा हुआ और आत्मसम्मान भरा अंदाज देखकर शेखर कुमार का मन किया कि उसे खूब सुनाए, मगर वह चुप रहा और युवराज के कमरे की तरफ इशारा कर दिया। अनीता बिना उसकी तरफ देखे कमरे से बाहर चली गई। शेखर कुमार बड़बड़ाया, पता नहीं
खुद को क्या समझती है। इतना कहकर वह अपना लैपटॉप लेकर बैठ गया और स्क्रीन पर युवराज के कमरे में लगे सीसीटीवी कैमरे की लाइव फुटेज खोल ली। वह कैमरे के जरिए हर वक्त युवराज पर नजर रखता था। अनीता कमरे में जाते ही युवराज को गोद में लेकर बैठ गई और उसके साथ खेलने लगी। शेखर कुमार काफी देर तक स्क्रीन पर अनीता और अपने बेटे को देखता रहा। फिर युवराज को सुलाने के बाद वो खुद भी सोने के लिए लेट गई तो शेखर कुमार ने लैपटॉप बंद किया और खुद भी सोने के लिए बेड की तरफ बढ़ गया। कुछ दिनों बाद शेखर कुमार अपने काम के सिलसिले में देश से बाहर चला गया था। वहां उसे करीब 4 महीने लगे। जब वह वापस आया तो अनीता को देखकर ठिठक सा गया। वह कैप्री और शर्ट में बहुत खूबसूरत लग रही थी। शेखर ने नजर झटककर बड़ी मुश्किल से उससे निगाहें हटाईं। शांति जी के कहने पर वह कुछ देर उसके कमरे में रहती थी, मगर जैसे ही सब सोते वह युवराज के कमरे में चली जाती। लेकिन 2 दिन में ही वह उसे अच्छी तरह समझ चुकी थी। हर बात का जवाब देना जरूरी समझती थी। तुम्हारी तलाक की वजह शायद तुम्हारी यही लंबी जुबान रही होगी, वह चिढ़कर बोला तो अनीता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। आप होते कौन हैं मुझे जज करने वाले, और सिर्फ आपको ही बोलने का हक है, मुझे नहीं। अगर आप किसी को बातें सुना सकते हैं तो सुनने की आदत भी डालिए। वह तपकर बोलती हुई वहां से चली गई। शेखर गुस्से में बेचैन होकर पीछे ही रह गया। अगले दिन ऑफिस में उसे बहुत ज्यादा काम था। वह पूरा दिन काफी व्यस्त रहा। शाम को घर पहुंचा तो बहुत थका हुआ था। थकान की वजह से शेखर कुमार बेड पर लेटते ही सो गया। जब उसकी आंख खुली तो रात के 8 बज रहे थे। वह फ्रेश होने वॉशरूम की तरफ चला गया। किचन में शांति जी अपनी निगरानी में शेखर का पसंदीदा खाना बनवा रही थी। खाना तैयार था तो शांति जी ने अनीता से शेखर को जगाकर खाने के लिए बुलाने को कहा। अनीता सिर हिलाकर शेखर के कमरे की तरफ चल दी। ज्यादा कुछ नहीं करना था। अगर वह सो रहे होंगे तो आवाज दे दूंगी और अगर जाग रहे होंगे तो दरवाजे से ही कहकर लौट आऊंगी। यही सोचते हुए वह कमरे के दरवाजे पर पहुंची। पहले दरवाजा खटखटाया मगर कोई जवाब नहीं आया तो दरवाजा खोलकर अंदर गई। कमरे में कोई नहीं था। मुमकिन था कि शेखर वॉशरूम में हो। वह वॉशरूम का दरवाजा खटखटाकर शांति जी का संदेश देकर भागना चाहती थी, मगर जैसे ही उसने हाथ उठाया उसी वक्त शेखर ने दरवाजा खोल दिया। शेखर सफेद ट्राउजर में गले में तौलिया डाले वॉशरूम के दरवाजे पर खड़ा था। अनीता उसे देखकर तुरंत मुंह फेर गई। माँ जी आपको खाने के लिए बुला रही हैं, वह यह कहकर बाहर जाने लगी कि अचानक शेखर ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ घुमा लिया। उसकी इस हरकत से अनीता की सांस अटक सी गई। मैं जब से यहाँ आया हूँ तुमने मुझे गुस्सा ही दिलाया है, बहुत ज्यादा जुबान चलाने लगी हो। उसकी ऐसी हरकत से अनीता घबरा गई। मैंने क्या कहा? माँ जी ने कहा था कि आपको बुला लूं। उसने बड़ी मुश्किल से शब्द निकाले। शेखर के पास से आ रही सॉवर जेल की हल्की खुशबू उसे साफ महसूस हो रही थी। अपनी हद में रहो और मुझसे दूर रहो, समझी? शेखर ने उसके बाजू पर पकड़ और कस दी तो दर्द से अनीता बोल उठी, मुझे दर्द हो रहा है। वह बस इतना ही कह पाई, मगर शेखर पर जैसे कोई असर नहीं हुआ। मैंने पहली मुलाकात में ही साफ कह दिया था कि मुझसे और मेरे मामलों से दूर रहना, मगर तुम्हें तो हद से ज्यादा बोलने की आदत है। उसने नफरत भरी नजरों से अनीता को देखा, जिसकी आंखों से एक आंसू बहकर गाल पर आ गया। आगे से अगर मुझसे जुबान चलाने की कोशिश की तो इससे भी बुरा हो सकता है। शेखर कुमार ने झटके से अनीता का बाजू छोड़ा। अनीता तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। युवराज को खाना खिलाने के बाद उसने उसे सुलाया और फिर भारी मन के साथ अपने कमरे की तरफ बढ़ गई, क्योंकि उसे पता था कि शांति जी आकर खुद देखेंगी कि वह अपने कमरे में गई है या नहीं। थके हुए मरे मरे कदमों से वह कमरे में दाखिल हुई तो शेखर कुमार लैपटॉप पर काम कर रहा था। वह चुपचाप चलकर बेड के किनारे पर बैठ गई। कभी बार बार घड़ी की तरफ देखती और कभी शेखर की तरफ। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए वह उठकर बाहर जाने लगी। किधर जा रही हो? शेखर की गंभीर आवाज सुनकर वह मुड़कर उसे देखने लगी। वह माथे पर सिकन डाले उसे ही देख रहा था।
अनीता ने झटके से मुंह फेरा और दरवाजे का हैंडल घुमाने लगी। तभी शेखर गुस्से में लैपटॉप साइड में रखकर उठा, आगे बढ़ा और जोर से दरवाजा दोबारा बंद कर दिया। वह हैरानी से उसे देखने लगी। यह क्या बदतमीजी है? यह सवाल तो मेरा होना चाहिए। कब तक चलेगा यह सब? मेरे साथ बिल्ली चूहे का खेल खेलना बंद करो। बीवी हो तो बीवी बनकर रहो। वह दांत पीस कर बोला तो अनीता हैरान होकर उसे देखने लगी। आप शायद भूल रहे हैं कि मेरे और आपके बीच एक डील हुई थी और हमारी शादी एक कॉन्ट्रैक्ट पर हुई थी। और वो कॉन्ट्रैक्ट क्या था, याद है आपको? मैं आपकी बीवी सिर्फ नाम की हूँ। ना तो आप मुझ पर हुक्म चला सकते हैं और ना ही मैं आपके साथ यहाँ रहने को पाबंद हूँ। वह तेज लहजे में बोली, मुझे इस तरह चैलेंज मत करो। और कौन सी डील? यही वाली डील। यह कहते हुए वह मुड़ा और साइड टेबल से कॉन्ट्रैक्ट के कागज उठाकर उनके टुकड़े टुकड़े करके कूड़ेदान में फेंक दिए। अनीता उसे यकीन न होने वाली नजरों से देखती रह गई। वह उसके दोनों बाजू पकड़कर सीधा उसकी आंखों में देखने लगा। किस बात का इतना घमंड है तुम्हारे अंदर? शक्ल सूरत बस ठीक ठाक है, मेरे सामने तो बिल्कुल आम लगती हो। फिर मुझे नजरअंदाज करने की हिम्मत कैसे कर लेती हो? मुझे देखकर लड़कियां सांस लेना भूल जाती हैं और तुम ऐसे दिखाती हो जैसे तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यह एटीट्यूड किस बात का है? जरा मुझे भी बता दो। वह उसके बाजुओं पर दबाव बढ़ाते हुए बोला, मुझे दर्द हो रहा है शेखर, छोड़िए मुझे। अनीता गुस्से में बोली और खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। उसकी आंखों में भरी नमी एक पल के लिए शेखर की धड़कन रोक गई। वह बेख्याली में झुक गया और उसकी आंखों पर अपने हाथ रख दिए। अनीता ने जोर से आंखें बंद कर ली। वह उसके घेरे से निकलने लगी मगर शेखर ने उसके बाजुओं को और कसकर पकड़ लिया। अनीता की दबी हुई सिसकियां कमरे में गूंजती रहीं। उसने सिर उठाकर अनीता की तरफ देखा और बेरुखी से बोला, अगर तुम्हें रोना ही है तो यहाँ से चली जाओ, मुझे परेशान मत करो। यह सुनते ही अनीता अपने मुंह पर हाथ रखे सिसकियां दबाती हुई कमरे से बाहर निकल गई। युवराज के कमरे में जाकर वह देर तक बेड से टिककर रोती रही। उसे शेखर से ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। सुबह उठी तो उसका पूरा शरीर बुखार और दर्द से टूट रहा था। फिर भी वह खुद को संभाल कर युवराज के सारे काम करती रही। शायद दुख सहते सहते वह इतनी थक चुकी थी कि अब उसे किसी बात से फर्क ही नहीं पड़ता था। शाम को शांति जी के कहने पर वह खाना बनाने लगी क्योंकि शेखर की छोटी बहन पढ़ाई पूरी करके लंदन से वापस आ रही थी। किस तरह उसने खाना बनाया वही जानती थी। उसकी तबीयत और बिगड़ चुकी थी। नौकरानी ने कई बार उसे आराम करने को कहा मगर वह टालती रही और काम में लगी रही। थोड़ी देर में लॉज में सब इकट्ठा हो गए। शेखर की दोनों बड़ी बहनें भी अपने पति और बच्चों के साथ आ चुकी थी। अनीता ने नौकरानी के साथ मिलकर खाना लगाया और सब डाइनिंग हॉल में बैठकर खाने लगे। किसी ने भी उसकी तबीयत के बारे में नहीं पूछा और पूछते भी क्यों जब उसके पति को ही उसकी परवाह नहीं थी। खाने के बाद वह चाय बनाकर ट्रे लेकर लिविंग रूम में आई मगर उसके हाथ कांप रहे थे। बड़ी मुश्किल से उसने सबको ग्रीन टी दी। जब उसने शेखर को कप पकड़ाया तो दोनों की नजरें मिली। एक पल के लिए शेखर के दिल में कुछ कसक उठी मगर उसने तुरंत नजरें फेर ली। कप लेते वक्त उसके हाथ अनीता के हाथ से छू गए तो उसे उसका हाथ तपता हुआ महसूस हुआ। वह चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा मगर तब तक अनीता वहां से लौट चुकी थी। उसने खुद रात का खाना भी नहीं खाया और जब बिस्तर पर लेटी तो धीरे धीरे बेहोशी में चली गई। शेखर रात देर तक ऑफिस का काम करता रहा। सोने से पहले उसने कैमरे में युवराज को देखा तो वह रो रहा था और उसके पास बेहोश पड़ी अनीता को देखकर शेखर का गुस्सा और बढ़ गया। वह झुलझुलाकर लैपटॉप बंद करता हुआ कमरे में गया, युवराज को बाहों में उठा लिया और अनीता के कंधे हिलाकर उसे जगाने लगा मगर वह गहरी बेहोशी में बस हल्की सी आवाज निकाल पा रही थी। शेखर ने गुस्से में पास रखा पानी का जग पूरा अनीता पर उलट दिया तो वह झटके से उठकर बैठ गई और बड़ी मुश्किल से आंखें खोलकर शेखर को देखने लगी जो गुस्से में उसे घूर रहा था। तुम्हें इस बच्चे के लिए यहाँ लाया गया है। अगर तुम्हें युवराज की परवाह नहीं करनी तो साफ बता दो, वह कड़वे लहजे में बोला। अनीता ने घड़ी देखी
तो 3 बज रहे थे और यह वक्त युवराज के दूध पीने का होता था। वह कांपते शरीर के साथ उठी और नीचे की ओर बढ़ी, मगर अभी तीसरी सीढ़ी पर ही थी कि उसकी आंखें बंद होने लगीं और वह सीढ़ियों से लुढ़कती हुई नीचे गिर गई। उसके दिल दहला देने वाली चीख से पूरा घर गूंज उठा। चीख सुनते ही सब लोग अपने अपने कमरों से बाहर आ गए। शेखर भी युवराज को गोद में लिए नीचे की ओर दौड़ा तो देखा अनीता जमीन पर बेहोश पड़ी थी। यह कैसे गिर गई? शांति जी घबराकर बोली। शेखर ने फौरन युवराज को नौकरानी को थमाया और अनीता की तरफ झपटा। जैसे ही उसने उसे छुआ तो उसका शरीर तप रहा था। इसे तेज बुखार है, वह बेचैनी से बोला और उसके माथे से बहते खून को रोकने के लिए उसका दुपट्टा रख दिया। भाभी जी को सुबह से बुखार था, मैंने कितनी बार कहा आराम कर ले, मगर वह कहती रही कुछ नहीं होता। इतना सा बुखार तो रहता ही है, काम और थकान की वजह से बढ़ गया। नौकरानी की बात सुनते ही शेखर ने देर न करते हुए अनीता को उठाया और बाहर की तरफ भागा। थोड़ी ही देर में वह उसे अस्पताल ले आया। अपने रुतबे के चलते तुरंत उसे एडमिट करवा दिया। पूरी रात बीत गई और सुबह हो गई। उसने घड़ी देखी तो 10 बज चुके थे। ऑफिस में उसने अपने मैनेजर को सब संभालने का कह दिया और इमरजेंसी वार्ड के शीशे के पार से अनीता को देखने लगा, जो बेहोशी की हालत में लेटी थी। करीब 1 बजे के आसपास उसे होश आया तो शेखर की जान में जान आई। थोड़ी देर बाद उसे कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। शेखर ने फोन करके उसके माता पिता को अस्पताल बुला लिया। उसकी माँ उसके पास बैठी थी और वह उन्हें ख्याल रखने को कहकर एक जरूरी मीटिंग के लिए ऑफिस चला गया, मगर ऑफिस जाकर भी उसका मन नहीं लगा। उसका ध्यान बार बार अनीता पर ही अटका रहा। शाम 5 बजे ऑफिस खत्म होते ही वह सीधे अस्पताल पहुंचा। कमरे में दाखिल हुआ तो देखा अनीता तकिए से टिककर बैठी थी और उसकी माँ उसे सूप पिला रही थी। शेखर सामने सोफे पर बैठ गया। तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? शेखर ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा तो अनीता ने बस हल्के से सिर हिला दिया। थोड़ी देर बाद जब उसकी माँ बाहर चली गई तो शेखर पास आकर बैठ गया। तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? वह गंभीर आवाज में बोला तो अनीता फीकी सी मुस्कान के साथ बोली, इतनी छोटी मोटी तकलीफ पर मैं हंगामा नहीं करती और वैसे भी मुझे किसी को अपना दुख बताने की आदत नहीं है। शेखर ने झिझकते हुए कहा, सॉरी, मुझे पता नहीं था कि तुम बीमार हो और मैंने गुस्से में तुम पर पूरा जग पानी डाल दिया। अनीता की आंखों में तलखी आ गई। आपके सॉरी कहने से क्या होगा? और वैसे भी अगर मैं बीमार नहीं भी होती तब भी आपको यह हक नहीं था कि आप मेरे साथ इस तरह बदतमीजी करें। खैर, आपसे क्या शिकायत करूं? आप तो कुछ भी कर सकते हैं। आपके लिए मेरी कोई अहमियत ही नहीं है, ना मेरी फीलिंग्स की, ना मेरे एहसास की और ना मेरे दर्द की। परसों रात आपने बदसलूकी की और कल रात अपने बेटे की जिम्मेदारी में कमी के लिए मुझे सजा भी दे दी। अगर युवराज मेरा सगा बेटा होता तब भी क्या आप ऐसा ही करते? मुझे यकीन है नहीं करते, क्योंकि तब आपको पता होता कि इस बच्चे पर मेरा भी हक है। मगर अब आपको यही लगता है कि मेरा कोई हक नहीं है और मैं सिर्फ एक आया हूँ। अनीता बोलती चली जा रही थी और उसके शब्द शेखर को अंदर तक शर्मिंदा कर रहे थे। कुछ पल बाद अनीता ने खुद को संभालते हुए कहा, छोड़िए इन बातों को, मैंने घर फोन किया था, युवराज बहुत रो रहा है, आप प्लीज घर चले जाइए। शेखर ने झिझकते हुए कहा, कोई बात नहीं, घर में सब लोग हैं, संभाल लेंगे, मुझे तुम्हारे पास रहना चाहिए। अनीता ने साफ लहजे में कहा, मैंने कहा ना, मुझे आपकी जरूरत नहीं है और यहाँ मेरी माँ है, वह मुझे संभाल सकती हैं, मगर उसे संभालने के लिए घर में कोई नहीं है। वैसे भी आपकी छोटी बहन की शादी है, घर में शादी का माहौल है, सब लोग बिजी हैं और युवराज को नौकरों के भरोसे छोड़ना मुझे ठीक नहीं लगता। आप प्लीज जाइए। शेखर ने चिढ़कर कहा, तुम्हें लगता है मेरी फैमिली उसे संभाल नहीं सकती? अनीता ने शांत लेकिन तीखे अंदाज में जवाब दिया, मैंने ऐसा कब कहा? यह बात तो कुछ महीने पहले आपने ही कही थी, जब आपने मुझे शादी का प्रस्ताव दिया था। पहली बार मैंने आपके बेटे को ऑफिस में ही देखा था। अगर आपकी फैमिली उसे संभाल सकती तो आप उसे ऑफिस नहीं लाते। अनीता की बात सच थी और शेखर कुछ पल उसे चुपचाप देखता रहा, फिर गुस्से में उठकर बाहर निकल गया।
खुद से बड़बड़ाता हुआ वह सोच रहा था कि माना कल रात मेरी गलती थी, मगर इसका मतलब यह नहीं कि वह मुझे इस तरह सुनाए। थोड़ी देर में उसकी गाड़ी विला के सामने रुकी और वह अंदर गया तो देखा लॉज में सब लोग बैठे चाय पीते हुए कपड़ों की बातें कर रहे थे। वह उनके पास बैठ गया। हम लोग शॉपिंग करने जा रहे हैं, तुम भी चलो, उसकी बड़ी बहन ने कहा। तो शेखर कुछ पल सबको देखता रह गया। युवराज कहाँ है? उसने उनकी बात का जवाब देने के बजाय युवराज के बारे में पूछा। वह कमरे में ही होगा, उसके पास आया है, शांति जी ने लापरवाही से जवाब दिया। आप अच्छी तरह जानती हैं कि मुझे आया पर भरोसा नहीं होता, फिर भी आपने उसे पूरा दिन आया के भरोसे छोड़े रखा। वह ठंडे लहजे में बोला, क्या हो गया है तुम्हें? दिमाग खराब हो गया है क्या? मैंने तो तुम लोगों को कभी नहीं संभाला, हमेशा आया ही देखती थी, और अब तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे बच्चों को संभालूं? मुझे इसके अलावा और कोई काम नहीं है, शांति जी ने चिढ़कर कहा। आपने हमें बचपन से आया के भरोसे पाला, इसीलिए मैं अपने बच्चों को किसी के हवाले नहीं करना चाहता। जो कमी मैंने देखी है वह मैं अपने बच्चे में नहीं देखना चाहता था, इसी वजह से मैंने यह शादी की। अगर अनीता बीमार है तो क्या कुछ दिन आप उसका ख्याल नहीं रख सकती? वह बेहद कड़वे लहजे में बोला। पता नहीं तुम्हारे अंदर कौन सी मिडिल क्लास सोच है जो तुम्हें चैन से बैठने नहीं देती। अपने साथ दूसरों को भी परेशान किए रहते हो, शांति जी ने मुंह बनाकर कहा। तो वह गुस्से से उठकर अपने कमरे की तरफ चला गया। कमरे में पहुंचा तो देखा आया आराम से टीवी देख रही थी और युवराज कारपेट पर नीचे सोया हुआ था। उसके कपड़े भी बहुत गंदे थे। उसे देखते ही आया घबराकर उठी। यहाँ से निकल जाओ, तुम लोगों को पता नहीं किस बात की तनख्वाह मिलती है, जाओ, उसने गुस्सा निकालते हुए कहा। तो आया डरकर बाहर भाग गई। उसकी ऊंची आवाज सुनकर युवराज उठ गया और रोने लगा। वह जल्दी से उसे गोद में उठाकर चुप कराने लगा, मगर वह चुप नहीं हुआ। मम्मा, वह रोते हुए बोला। तो शेखर एकदम सन्न रह गया। यह उसका पहला शब्द था। वह लगभग 1 साल का होने वाला था, लेकिन समय से पहले जन्म लेने की वजह से बाकी बच्चों से पीछे था। बैठना भी उसने मुश्किल से सीखा था और चलना अभी शुरू नहीं हुआ था, और आज उसने पहला शब्द बोला था, मम्मा। वह बड़बड़ाया, वाह रे माँ के दुलारे, 4 महीनों में ही माँ का हो गया, और बाप जिसने इतने महीनों साथ रखा उसे भूल गया। कहते हुए उसने उसे कंधे से लगाया और कमरे में टहलते हुए एक लोरी गुनगुनाने लगा जो उसने अनीता को गाते सुना था। मगर युवराज और ज्यादा रोने लगा। इस बार उसने प्यार से उसका मुंह साफ किया, बैग में कपड़े और डायपर रखे और उसे कंधे से लगाए बाहर की तरफ निकल गया। थोड़ी देर में वह अस्पताल पहुंच गया। अंदर गया तो कविता जी बैठी थी और अनीता सो रही थी। उसने पास जाकर युवराज को अनीता के पास बैठाया तो युवराज अपने नन्हे हाथों से उसका चेहरा छूने लगा और किलकारियां मारने लगा। अनीता किसी मीठे एहसास से जागी तो पास बैठे युवराज को देखकर मुस्कुरा दी। उसे अपने ऊपर बिठाकर गुदगुदाया तो वह खिलखिलाकर हंसने लगा। शेखर सुकून से यह सब देख रहा था। फिर अनीता उसे अपनी गोद में लेकर उठकर बैठ गई। आप उसे यहाँ क्यों ले आए? मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं नहीं चाहती कि उसे मुझसे कोई इन्फेक्शन हो। वैसे भी बच्चों को इस तरह अस्पताल नहीं लाना चाहिए। वह युवराज के बालों में उंगलियां फेरते हुए परेशान होकर बोली। तो फिर मैं क्या करता, तुम ही बताओ। ये इतना रो रहा था और किसी को उसकी परवाह नहीं थी। तुमने सही कहा था, मेरी फैमिली को इसकी परवाह नहीं है, उसने धीमे और टूटे हुए लहजे में कहा। आजकल कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता और हर कोई अपनी जगह खुद को सही ही मानता है। वो क्यों आपके बच्चों को संभालें? कोई किसी के बच्चों को नहीं संभालता। यह आजमाई हुई बात है। मैं इसकी सौतेली माँ हूँ। शायद मैं भी औरों की तरह पूरी होती तो इसे वैसे का वैसा प्यार नहीं दे पाती, या शायद मेरी फितरत ही ऐसी है। मुझे खुद नहीं पता। उसके चेहरे पर उलझन और दर्द साफ झलक रहा था और शेखर चुपचाप उसे देखता रहा। औरों की तरह पूरी मतलब? शेखर ने पूछा।
तो वह कड़वी सी मुस्कान के साथ बोली, जानकर क्या करेंगे? आपने ही तो कहा था कि मेरे अतीत से आपका कोई लेना देना नहीं है, उसने सपाट लहजे में कहा। शेखर काफी देर तक उसे गौर से देखता रहा, जैसे उसके चेहरे पर कुछ ढूंढ रहा हो, मगर वहां सिर्फ तकलीफ ही नजर आ रही थी। फिर वह नजरें झटक कर युवराज के कपड़े निकालने लगा। उसके कपड़े बहुत ज्यादा गंदे हो चुके थे। मैं साथ में कपड़े लाया हूँ, प्लीज बाथरूम में साफ करके इसे बदल दोगी? उसने पूछा तो अनीता बड़ी मुश्किल से बिस्तर से उठने की कोशिश करने लगी, मगर दर्द से उसकी आंखें बंद हो गईं। शेखर ने तुरंत उसे थाम कर वापस लिटा दिया। सॉरी, शायद मैं कुछ ज्यादा ही खुदगर्ज हो गया। तुम आराम करो, कोई बात नहीं, मैं खुद कोशिश कर लेता हूँ। यह कहकर वह युवराज के कपड़े उतारने लगा, मगर उसके सख्त हाथ लगते ही युवराज जोर जोर से रोने लगा। तभी कविता जी आईं। उन्होंने शेखर को देखा और फिर आगे बढ़कर युवराज को अपनी गोद में ले लिया। लाइए, अपने नाती को हम ही कपड़े पहना देते हैं, उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा और आराम से युवराज के कपड़े बदलने लगी। युवराज ने बिना रोए उनसे कपड़े बदलवा लिए। बहुत अच्छे बेटा, बाप के क्या हाथ में कांटे लगे हैं? शेखर ने हंसी में युवराज से कहा। कविता जी शेखर की बात पर मुस्कुरा दी और उन्हें हंसते देखकर युवराज भी खिलखिलाकर हंस पड़ा। नहीं बेटा, बात कांटों की नहीं है, आपको बच्चे को संभालने का सही तरीका नहीं पता है। बच्चों के काम आराम से और प्यार से करने पड़ते हैं जब तक वो छोटे और नाजुक होते हैं। आप जल्दबाजी में कर रहे थे, तभी हाथ सख्त लग रहा था और बच्चा रोने लगा। हर काम का एक तरीका होता है और उसे सीखना पड़ता है। हमने भी धीरे धीरे ही सीखा था, कविता जी ने अपने नर्म और समझाने वाले लहजे में कहा। तो शेखर गहरी सांस लेकर रह गया। थोड़ी देर बाद वह बाहर से कुछ खाने पीने का सामान ले आया और कमरे में आकर कविता जी को दे दिया। तीनों ने वहीं बैठकर हल्का फुल्का खाना खाया। फिर शेखर बोला, आंटी आप चलिए, मैं आपको घर छोड़ आता हूँ, आप आराम कीजिए, यहाँ मैं हूँ और वैसे भी कल तक छुट्टी मिल जाएगी। मगर कविता जी पहले तो जाने से मना करती रहीं, बाद में अनीता के बार बार कहने पर मान गईं, लेकिन जाने से पहले उसे ढेर सारी हिदायतें देना नहीं भूली। शेखर ने एक हेल्पर को पैसे देकर अनीता के पास रुकने को कहा था और युवराज तो कब का सो चुका था। कविता जी को घर छोड़कर जब वह वापस आया तो अनीता भी सो रही थी और हेल्पर पास बैठी ऊँघ रही थी। उसे जाने को कहकर उसने दरवाजा बंद किया और बिस्तर के पास रखी स्टूल पर आकर चुपचाप बैठ गया। अब वह उसे गौर से देखने लगा। न जाने बाहर से बिल्कुल साधारण सी दिखने वाली यह लड़की उसे इतनी खास क्यों लगने लगी थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह दोबारा किसी लड़की को अपनी जिंदगी में जगह देगा और उससे प्यार कर पाएगा, मगर उसका दिल साफ इकरार कर रहा था कि वह दिलो जान से अनीता को चाहने लगा है। कुछ देर बाद वह उसी के पास बेड पर सिर टिकाए सो गया। जब अनीता की आंख खुली तो उसने सिर घुमाकर देखा। वह एकदम चौंक गई, क्योंकि उसका हाथ थामे हुए बिल्कुल उसके कंधे के पास सर रखे स्टूल पर बैठे बैठे शेखर सो रहा था। उसने फिर दूसरी तरफ देखा तो युवराज उससे लिपट कर सो रहा था। उसने धीरे से शेखर के हाथ से अपना हाथ खींचा तो शेखर आंखें मलता हुआ सिर उठाकर उसे देखने लगा। कैसी तबीयत है तुम्हारी? उसने उसके माथे को छूते हुए पूछा तो वह बस हल्का सा सिर हिलाकर रह गई। वो मुझे वॉशरूम जाना है। वह उठकर बैठी, मगर जैसे ही खड़ी हुई उसके पांव पर जरा भी वजन नहीं पड़ा और वह कराहती हुई वापस बैठ गई। क्या हुआ? शेखर घबरा गया। मुझे लग रहा था शायद दवा की वजह से थोड़ी देर के लिए आराम मिल गया था, मगर अब पांव पर वजन नहीं पड़ रहा। मुझे लगता है मेरी पांव की हड्डी फिर से खिसक गई है। वह अपने नीचे होंठ को दांतों तले दबाए दर्द सहते हुए बोली। आंखों में नमी साफ झलक रही थी। शेखर ने उसे व्हील चेयर पर बिठाया और नर्स को बुलाया। नर्स उसे वॉशरूम तक ले गई। थोड़ी देर बाद डॉक्टर भी आ गए। जांच के बाद डॉक्टर ने थोड़ी चिंता के साथ उसकी तरफ देखा। मुझे लग रहा है या तो मोच आई है या कोई और समस्या है। क्या पहले कभी पाँव में चोट लगी थी? डॉक्टर ने पूछा। जी, कुछ साल पहले एक्सीडेंट हुआ था।
उस वक्त पाँव की हड्डी क्रैक हुई थी, बाद में जुड़ गई थी। सर्दियों में कभी कभी दर्द हो जाता है, इसीलिए मुझे बहुत एहतियात रखनी पड़ती है, क्योंकि अगर दोबारा चोट लग जाए तो बहुत तेज दर्द शुरू हो जाता है। वह धीरे से बोली। डॉक्टर ने एक्सरे कराने के बाद बताया कि हड्डी फिर से खिसक गई है। उन्होंने पाँव पर प्लास्टर चढ़ा दिया और ज़्यादा से ज़्यादा आराम करने की सलाह दी। इसके बाद शेखर ने कविता जी से कहा, आंटी, मेरे घर में इन दिनों शादी की तैयारियां चल रही हैं। सब लोग बहुत बिजी हैं। ऐसे में वहाँ अनीता का ठीक से ध्यान नहीं रख पाएंगे। आप इसे कुछ दिनों के लिए अपने पास रख लीजिए। शेखर शर्मिंदा से अंदाज में बोला। अरे, इसमें कहने वाली क्या बात है बेटा, मैं पूरा ध्यान रखूंगी। कविता जी ने तुरंत कहा। नहीं माँ, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। युवराज मेरे बिना नहीं रह पाएगा। अनीता ने बेचैनी से कहा। तुम आंटी जी के साथ ही जाओगी और युवराज भी तुम्हारे साथ ही चलेगा, शेखर ने साफ शब्दों में कहा। वह अविश्वास से उसे देखने लगी। कविता जी के बाहर जाते ही वह गुस्से से शेखर की तरफ मुड़ी। आप मुझ पर एहसान क्यों कर रहे हैं? अपनी गलती सुधारने के लिए इतना सब करने की जरूरत नहीं है। वह तमतमा कर बोली। तुम्हें किसने कहा कि मैं गलती की भरपाई करने के लिए मैं यह सब कर रहा हूँ? शेखर ने गंभीर आवाज में कहा। मैं अपने बेटे के लिए खड़ा हूँ और अपने लिए भी। तुम ठीक रहोगी तभी तो मेरे बेटे को संभाल पाओगी। शेखर फिर शेखर ही था। अपनी गलती मानना उसे आता ही नहीं था। दिल में चाहे जितना भी मलाल हो, जुबान पर कभी सॉरी शब्द आने वाला नहीं था। अनीता दिल ही दिल में झुलझुला गई। फिर शेखर उन्हें खुद घर तक छोड़ आया। अनीता की भाभी बहुत अजीब नजरों से यह सब देख रही थी, मगर शेखर को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। थोड़ी देर वहां बैठने के बाद वह घर के लिए निकल आया, मगर घर आकर भी शेखर को चैन कहाँ था। उसका दिल तो कहीं वहीं रह गया था। न जाने कितनी बार युवराज का हाल पूछने के बहाने वह अनीता को फोन कर चुका था और कई बार दिल ने चाहा कि उससे उसकी तबीयत के बारे में भी पूछ ले, मगर जुबान साथ नहीं दे रही थी। अगली सुबह उठते ही उसने फिर फोन किया, मगर दूसरी तरफ से कविता जी ने फोन उठाया। मैं बस युवराज का हाल पूछना चाह रहा था। कैसा है वो? उसने थोड़ी झिझक के साथ पूछा। जी बेटा, वो बिल्कुल ठीक है। वह मेरे पोते पोतियों के साथ खेल रहा है। अभी अभी खाना खिलाकर फुर्सत हुई हूँ। और बेचारी अनीता पूरी रात ठीक से सो भी नहीं पाई। उसके पाँव में दर्द बहुत था। कविता जी ने विस्तार से बताया तो उनकी आखिरी बात सुनकर शेखर बेचैन हो उठा। उसे किसी और डॉक्टर को दिखा लें, उसने चिंता में कहा। हाँ बेटा, मैं भी यही सोच रही थी। जिस डॉक्टर से पहले इलाज कराया था जब इसका एक्सीडेंट हुआ था, मैं सोच रही हूँ उसी के पास ले चलूं। कविता जी ने कहा। जी, आप तैयार रहिए, मैं अभी पहुँचता हूँ, फिर हम वहीं चलेंगे। यह कहकर शेखर तैयार होने चला गया। कुछ ही देर में वह अनीता के मायके पहुंच गया। वहां से अनीता को लेकर वह उसकी भाभी के साथ डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर एक महिला थी। जांच के बाद वह मुस्कुराते हुए भाभी की तरफ देखने लगी। आपकी ननद बहुत बहादुर है। इतने बड़े हादसे के बाद कोई भी खुद को इस तरह संभाल नहीं पाता, मगर इसने न सिर्फ खुद को संभाला बल्कि हर मुश्किल को चुपचाप सह लिया। डॉक्टर लगातार बोलती जा रही थी और शेखर अंदर ही अंदर उलझता जा रहा था। क्या मतलब? कौन सा हादसा? आखिर उसने पूछ ही लिया। आपको नहीं पता? आप तो इनके पति हैं ना? डॉक्टर ने हैरानी से कहा। शेखर ने अनायास ही अनीता की तरफ देखा। वह भी उसे ही देख रही थी। नहीं, दरअसल हम दोनों ने एक दूसरे के बीते हुए कल के बारे में कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। इस बार अनीता ने जवाब दिया। डॉक्टर ने थोड़ी देर उसे गौर से देखा और फिर बोली, इतनी जरूरी बात बतानी तो चाहिए थी। शायद तुम जानती नहीं हो कि तुम्हारा पहले का रिश्ता भी इसी वजह से टूटा था, भाभी ने कहा तो शेखर सवाल भरी नजरों से अनीता को देखने लगा। मुझे लगता है आपको इस बारे में घर जाकर आपस में बात करनी चाहिए। अब मुझे अगला मरीज देखना है। यह कहकर डॉक्टर ने बात खत्म कर दी। वो लोग क्लिनिक से बाहर आ गए। मुझे तो हैरानी हो रही है कि आपने इतनी अहम बात क्यों नज़रअंदाज कर दी। आपको कम से कम यह तो पूछना चाहिए था कि इसकी पहली शादी क्यों टूटी। भाभी ने मुंह बनाकर कहा। मुझे लगता है कि आपको हमारे मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। जो भी बात होगी मैं अपनी पत्नी से खुद पूछ लूंगा। शेखर ने
बिना घुमाव फिराव के जवाब दिया तो भाभी बुरा सा मुंह बनाकर चुप हो गईं। वह अनीता को घर छोड़कर ऑफिस चला गया। 10 दिन बाद उसके पाँव में काफी सुधार दिखने लगा तो वह उसे वापस मेंशन ले आया। उसने खुद उसे उठाकर कमरे तक पहुंचाया और सख्ती से मना कर दिया कि वह बिस्तर से हिलेगी भी नहीं। घर में शादी की तैयारियों का शोर शुरू हो चुका था। वह व्हील चेयर पर बैठकर ही सारे फंक्शन अटेंड करती रही। आज उसके पाँव का प्लास्टर उतर चुका था और अब वह खुद चलने लगी थी, बिना किसी सहारे के भी। शेखर उसका बहुत ख्याल रखता था। उन दिनों वह दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे। वक्त का काम है गुजरना और वह गुजरता ही चला गया। युवराज 2 साल का होने वाला था और जब अनीता उसकी जिंदगी में आई थी तब युवराज महज कुछ महीने का था, बहुत कमजोर और नाजुक सा। मगर अब वही युवराज काफी हेल्दी और खूबसूरत हो गया था और इसमें अनीता का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि उसने युवराज पर अपनी जान लुटा दी थी। आज युवराज की दूसरी सालगिरह बड़े धूमधाम से मनाई गई थी, क्योंकि पिछली बार उसके पाँव में चोट लगी थी। तब घर के लोगों ने सादे तरीके से केक काट कर ही जन्मदिन मना लिया था, मगर इस बार अनीता ने खुद सारे इंतजाम किए थे। फंक्शन खत्म होने के बाद अनीता के मायके वाले भी सबके साथ बैठकर ग्रीन टी पी रहे थे। मुझे लगता है अब तुम लोगों को युवराज की एक बहन भी ले आनी चाहिए, अचानक शांति जी ने कहा तो बाकी सब लोग भी उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगे। शेखर बोला, मैं तो खुद चाहता हूँ कि मेरी भी एक प्यारी सी बेटी हो जो बिल्कुल अनीता जैसी हो। शेखर ने गुमसुम बैठी अनीता को देखते हुए कहा तो अनीता की भाभी ठहाका मारकर हंस पड़ी। बस फिर तो आप तीसरी शादी की तैयारी कर लीजिए, अगर बेटी की ख्वाहिश पूरी करनी है, क्योंकि यह तो वो बंजर जमीन है जहाँ कोई फसल नहीं उगती। भाभी के इन शब्दों पर सबके चेहरे के रंग उड़ गए। शेखर अविश्वास से उसे देख रहा था और अनीता दर्द से आंखें बंद किए बैठी थी। इतना बड़ा धोखा, शर्म नहीं आई आप लोगों को इस तरह अपनी बेटी का बोझ हम पर डालते हुए? शांति जी चीख पड़ी और फिर शेखर की सारी बहनें भी उसे ही दोष देने लगी। शेखर बस अनीता को देखता रह गया, जिसका चेहरा गहरे अपमान से लाल हो चुका था। बस कीजिए आप लोग, इसमें गलती मेरी है। आप लोग प्लीज अनीता को कुछ मत कहिए। अनीता तो मुझे सब बताना चाहती थी, मगर मैंने ही उससे कहा था कि मुझे उसके बीते हुए कल में कोई दिलचस्पी नहीं है, और अब अगर किसी ने मेरी पत्नी के बारे में एक शब्द भी कहा तो उसके बाद मैं क्या करूँगा यह मैं खुद भी नहीं जानता। शेखर सख्त लहजे में बोला। अनीता एक झटके में उठी और वहां से अपने कमरे की तरफ चली गई। शेखर भी उसके पीछे पीछे चला आया। वह छत पर रेलिंग थामे खड़ी थी। दर्द और टूटन के बीच शेखर ने रेलिंग से टेक लगाकर उसके चेहरे की तरफ देखा और कहा, अगर रोना चाहती हो तो मेरे कंधे से लगकर आराम से रो सकती हो। शेखर ने भारी लहजे में कहा, मैं क्या कहूँ अब आपसे। मुझे लगता था कि आपको कभी भी मुझसे औलाद की उम्मीद नहीं होगी, इसीलिए मैं भूल ही गई थी कि मैं माँ नहीं बन सकती। अनीता टूटे हुए स्वर में बोली, चुप रहो बेवकूफ लड़की, खबरदार जो खुद को बे औलाद कहा। तुम्हारा दिल ममता से भरा हुआ है। तुमने मेरे बेटे की जितनी देखभाल की है उतनी शायद उसकी सगी माँ भी नहीं कर पाती। तुमने अपनी जान, अपना लाड़, सब कुछ मेरे बेटे पर न्यौछावर कर दिया है। जिसके दिल में इतनी ममता हो वह कैसे खाली हो सकता है? खाली तो वो लोग होते हैं जिनके खुद के बच्चे होते हैं लेकिन दूसरों पर तंज कसने से बाज नहीं आते, जो सिर्फ दूसरों की कमियां गिनते हैं और सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। तुम ऐसी नहीं हो, ना तुम किसी की कमियां निकालती हो। एक इंसान, चाहे वह मर्द हो चाहे औरत हो, अपने आप में पूरा होता है। अगर वह बच्चा पैदा नहीं कर पा रहा तो इसका मतलब यह नहीं कि वह अधूरा है। तुम पूरी हो। अधूरे तो ये सब लोग हैं जो तुम्हें बेकार समझ रहे हैं। पता है, कुछ समय पहले मैं भी यही सोचता था कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। मुझसे मेरी मोहब्बत क्यों छीन ली गई? युवराज से उसकी माँ क्यों छीन ली गई? मेरी पहली पत्नी सड़क हादसे में नहीं रही थी। मैं बहुत दुखी रहता था। शेखर बोला, मगर आज मुझे समझ आया कि सबकी जिंदगी की अपनी कहानी होती है और मेरी कहानी में तुम्हारा आना लिखा था। मेरे जीवन में जो अधूरापन आ चुका था उसे पूरा करने के लिए
तुम मेरी जिंदगी में आई, मैं और मेरा बेटा तुम्हारे साथ पूरे हुए और तुम हमारे साथ। क्या फर्क पड़ता है अगर हमारी बेटी नहीं होगी, हमारा बेटा है। जब उसकी शादी होगी ना, तो जो उसकी पत्नी आएगी वो तो हमारी बेटी जैसी ही होगी और हमारी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। कमियों पर रोते रहना जीवन का नाम नहीं होता। जीवन को समझकर उसे जीना जीवन कहलाता है। शेखर बोलता जा रहा था और अनीता के दिल में जैसे ठंडी मीठी राहत उतर रही थी। बरसों से दिल में जमा दर्द एक झटके में बाहर आ गया और अगले ही पल वह उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। बस मेरी जान, शेखर उसे दिलासा देते हुए अपने गले से लगाए रहा। चांद ने मुस्कुराकर यह मंजर देखा और फिर शर्माकर बादलों में छुप गया। 10 साल बाद। अनीता, जल्दी आओ, हमें हॉस्पिटल पहुंचना है। वहां सब लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। शेखर ने आवाज दी तो अनीता ने आईने में खुद को एक नजर देखा। काले रंग की फुल स्लीव साड़ी और कंधों पर शॉल ओढ़े वह बेहद सलीकेदार लग रही थी। वह धीरे धीरे चलती हुई बाहर आई। आज उन्हें एक हॉस्पिटल के निरीक्षण पर जाना था और यह हॉस्पिटल शेखर ने ही बनवाया था। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर ने उनका स्वागत किया। अलग अलग लोगों से मिलने के बाद वे बाहर निकलने ही वाले थे कि कुछ महिला पुलिसकर्मी एक औरत को पकड़कर लाती दिखाई दी। वह औरत बिना पानी की मछली की तरह तड़प रही थी। डॉक्टरों ने तुरंत केस संभाल लिया। क्या आप बता सकती हैं कि मामला क्या है? अनीता ने पूछा। जी, इस औरत ने अपने पति की हत्या की थी और जेल में है। कुछ महीने पहले इसका कहना था कि उसका पति उसे किसी और को बेचने वाला था, इसीलिए उसने उसे मार दिया। मगर हत्या तो हत्या होती है ना। इसे उम्र कैद की सजा हुई थी, मगर यह पेट से थी। आज अचानक काम करते हुए गिर गई। महिला पुलिस ने बेरुखी से जवाब दिया। अनीता उदास हो गई और बार बार पलटकर उस औरत को देखने लगी, जिसके चेहरे से साफ झलक रहा था कि कभी वह बेहद खूबसूरत रही होगी। थोड़ी देर बाद उस औरत को ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। शेखर, हम थोड़ी देर यहाँ रुक जाएं, जब तक इसकी डिलीवरी ना हो जाए, अनीता ने धीमे से कहा तो शेखर ने सोचकर सिर हिला दिया। कुछ देर बाद ऑपरेशन हुआ और उसने एक नन्ही सी प्यारी बच्ची को जन्म दिया। मगर माँ की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है वह बच ना पाए, डॉक्टर ने मायूसी से बताया तो अनीता का दिल डूब सा गया। बच्ची को नर्सरी में रख दिया गया। फिर वे दोनों घर के लिए निकल गए, मगर पूरे रास्ते अनीता रोती रही। घर पहुंचकर भी उसकी आंखें नहीं थमी। बस करो, ऐसे रोज कितने ही हादसे होते हैं। अगर तुम हर बात पर इतना दुख करोगी तो खुद का क्या होगा? शेखर ने उसे समझाने की कोशिश की, मगर मेरे सामने जो होगा उस पर तो मैं रोऊंगी ना शेखर। उस बच्ची का क्या होगा? अगर उसकी माँ बच भी गई तो बच्ची जेल के माहौल में पलेगी, और अगर उसकी माँ नहीं बची तो फिर उस बच्ची का क्या होगा? वह बहुत अलग अलग भावों में बोलती चली जा रही थी। जो उसकी किस्मत होगी वही होगा, बस यही कहा जा सकता है। अब तुम चुपचाप आंखें बंद करो और सोने की कोशिश करो। सुबह तुम्हें युवराज के स्कूल के फंक्शन में जाना है, शेखर ने कहा तो अनीता ने सोने की कोशिश की, मगर पूरी रात उसकी आंखों में नींद नहीं आई। अगला दिन युवराज के स्कूल में ही गुजर गया, मगर शाम होते ही उसने शेखर को फोन किया और हॉस्पिटल जाकर एक बार फिर हालात जानने का फैसला किया। वहां पहुंचकर पता चला कि वह औरत कुछ देर पहले ही होश में आई थी और उसी के कहने पर बच्ची को अनाथालय भेजने की तैयारी हो चुकी थी। डॉक्टर, क्या मैं इस बच्ची को गोद ले सकती हूँ? अनीता ने बेचैनी भरे लहजे में पूछा तो शेखर चौंक गया। जी, आप इसकी माँ से बात कर लीजिए, डॉक्टर ने कहा तो शेखर उसके साथ उस कमरे की ओर बढ़ गया जहाँ वह औरत थी। अंदर पहुंचे तो वह औरत बच्ची को गोद में लेकर रो रही थी और बार बार उसके नन्हे हाथों को चूम रही थी। कैसी हैं आप? अनीता ने पास जाकर पूछा तो वह औरत चौंक कर उसे देखने लगी। यह आपकी बेटी को गोद लेना चाहती हैं। डॉक्टर की बात सुनकर उस औरत की आंखों में हैरानी भर गई। आप मजाक कर रही हैं मैडम? आप एक कातिल की बेटी को पालेंगी? समाज आपका जीना मुश्किल कर देगा। वह कड़वे लहजे में बोली। तुम्हारा नाम सौम्या है ना? मुझे रिसेप्शन से पता चला। सच में
तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम्हारे साथ जो हुआ वह इंसाफ नहीं था, मगर कानून तो कानून होता है और हम उसके आगे मजबूर हैं। रही बात समाज की, तो समाज मुझे इस बात पर भी चैन से नहीं जीने देता कि मैं माँ नहीं बन सकती, जबकि मैंने एक बच्चे को पाल पोस कर 10 साल का कर दिया है। समाज किसी भी हाल में चैन से जीने नहीं देता सौम्या, मगर मेरा जमीर मुझे इस वक्त इजाजत नहीं दे रहा कि मैं इस बच्ची को अनाथालय भेज दूं। मैं अनाथालय के हर बच्चे को तो गोद नहीं ले सकती, मगर इसे ले सकती हूँ। मैं तुम्हारी बेटी को अपनी बेटी मानकर पालूंगी और इस काबिल बनाऊंगी कि एक दिन यही समाज खुद उसे अपनाने पर मजबूर हो जाएगा और उसे किसी अपराधी की बेटी ना कहे। अनीता ने हाथ जोड़कर कहा तो वह औरत नम आंखों से मुस्कुरा दी। नशे में डूबे पिता ने मेरी शादी एक उम्र दराज आदमी से कर दी और उस आदमी ने मुझ पर जुल्म ढाए। 5 बार मैं माँ बनते बनते रह गई, फिर उसने मुझे जुए में दांव पर लगा दिया। मैं बहुत रोई, बहुत टूटी और आखिरकार मैंने उसे मार डाला। मैं जानती हूँ कि हत्या गलत है, मगर उस वक्त मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। फिर मैंने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। देखिए किस्मत, उसी के बाद मुझे माँ बनने की खबर मिली। मैं रोज रोती थी, मेरी किस्मत ऐसी है तो कहीं मेरी बेटी की भी ऐसी ही ना हो जाए। लेकिन हर इंसान की अपनी किस्मत और अपनी कहानी होती है, और अगर किसी की किस्मत में खुशियाँ और अच्छी परवरिश लिखी है तो उसे मिलकर ही रहती है। अब मुझे किसी बात का डर नहीं है। वह औरत जो कम पढ़ी लिखी थी, बड़ी गहरी बातें कर रही थी। शायद समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता। उसी समय ने उसे जिंदगी के बड़े सबक सिखाए थे। फिर सौम्या ने अपनी बेटी अनीता की गोद में दे दी। अनीता ने बच्ची को अपने गले से लगा लिया। आज की रात तुम यहीं रहो, अपनी बेटी को जी भरकर प्यार कर लो, कल मैं तुमसे तुम्हारी अमानत ले जाऊंगी। अनीता ने कहा तो वह औरत हल्के से मुस्कुरा दी। अगली सुबह जब वे लोग अस्पताल पहुंचे तो पता चला कि सौम्या की कुछ देर पहले ही मौत हो गई है। यह सुनते ही अनीता जैसे पत्थर की हो गई। वह आगे बढ़ी और सौम्या का चेहरा देखा। उस चेहरे पर अजीब सा सुकून था। अनीता का दिल चाहा कि वह फूट फूट कर रो पड़े। ना जाने इस समाज में कितनी सौम्या होंगी जो इसी तरह दर्द में जिंदगी हार जाती हैं, मगर हर सौम्या की तकलीफ समझने के लिए कोई अनीता नहीं होती। अनीता ने उस रोती हुई नन्ही सी जान को अपने गले से लगा लिया और शेखर ने खुद अनीता की इच्छा के मुताबिक सौम्या के अंतिम विदाई का पूरा इंतजाम किया। जब वे लोग उस नन्ही सी बच्ची को लेकर घर पहुंचे और सारी कहानी घर वालों को बताई तो शांति जी ने थोड़ी आपत्ति जताई, मगर शेखर ने उन्हें मना ही लिया। शेखर ने कहा कि उसकी इच्छा थी कि उसकी एक बेटी हो और आज उसने अपनी इस इच्छा को पूरा कर लिया। जब यह बात शेखर ने अपने ऊपर ले ली तो शांति जी भी खामोश हो गईं अपने बेटे की इच्छा के आगे। और युवराज उस नन्ही सी परी को देखकर बेहद खुश हो रहा था। मम्मा, ये एंजल मेरी है ना? वह ईशा के नन्हे नन्हे हाथों को थामते हुए बार बार पूछ रहा था और अनीता मुस्कुराकर हर बार हाँ में जवाब दे रही थी। कुछ देर बाद बच्चों को सुलाकर वह कमरे में आई तो शेखर उसी का इंतजार कर रहा था। वह पास आकर उसके कंधे पर सिर रखकर उसकी शर्ट के बटन से खेलने लगी। मैंने आपसे पूछे बिना ईशा को अपनाने का फैसला कर लिया। सॉरी, वह मुंह बनाकर बोली तो शेखर ने प्यार से उसके माथे को सहलाया। पगली, तुम्हारा हर फैसला सही होता है, यह मैं जानता हूँ, और मेरी प्यारी सी पत्नी कभी गलत हो ही नहीं सकती। वह उसकी नाक खींचते हुए बोला, छी शेखर, कितनी बार कहा है मेरी नाक मत खींचा करो। वह उसके हाथ पर मारते हुए बोली तो शेखर हंसते हुए उसे अपने गले से लगाकर आंखें बंद कर गया। वे सारे अधूरे लोग एक दूसरे के साथ पूरे थे। शेखर जानता है कि यह जीवन अमर नहीं है, इसे खुलकर अपनी मर्जी के हिसाब से जीना चाहिए। अगर जीवन भर लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, घर वाले क्या कहेंगे, यही सोचते रहेंगे तो फिर अपनी जिंदगी को आप कब जिएंगे? और शेखर और अनीता इस बात को बहुत अच्छे से समझते थे। दोस्तों, पति पत्नी के रिश्ते में आपसी समझ, एक दूसरे की इच्छाओं की वैल्यू, मोहब्बत और केयर, और साथ ही साथ एक दूसरे पर विश्वास बहुत जरूरी है। इससे जीवन साथी का रिश्ता मजबूत होता है और उस रिश्ते को अगर कोई कमजोर करना चाहे
तो भी नहीं कर सकता। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। ये कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें दिखाई गई सभी घटनाएं कहानी को दर्शाने के लिए दिखाई गई हैं। इनका किसी भी व्यक्ति या संस्था से कोई भी कनेक्शन नहीं है। इसके सभी पात्र और सभी दृश्य काल्पनिक हैं। ये कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से नहीं बल्कि सामाजिक शिक्षा के उद्देश्य से भी बनाई गई है। ऐसी और भी रोमांचक कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।